स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। हरियाणा में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे मनोहर लाल खट्टर। राजभवन में कल दोपहर 2:15 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला लेंगे उप मुख्यमंत्री पद की शपथ। महाराष्ट्र में अगली सरकार को लेकर बीजेपी ने 30 अक्टूबर को बुलाई विधायक दल की बैठक। शिवसेना के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में ढाई साल सरकार के फॉर्मूले पर जोर। बीजेपी शिवसेना गठबंधन ने कुल 288 सीटों में से हासिल की हैं 161 सीटें। अजरबैजान में 18वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में भारत के नजरिए को मजबूती से पेश करने के बाद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू स्वदेश रवाना। उपराष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरो, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कनेल से मुलाकात की। विभिन्न मुद्दों पर की चर्चा। अरब सागर पर बनी भीषण चक्रवाती तूफान क्यार के अगले 24 घंटे के दौरान तेज होने की आशंका। मौसम विभाग ने दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश का जारी किया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह। और 5,51,000 दियों से राम की नगरी अयोध्या रोशन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बालिकाओं और बुजुर्गों के लिए योजनाओं समेत 226 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी दीपावली की बधाई। और राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में हरियाणा और महाराष्ट्र से जुड़ी अहम खबरों पर और अन्य खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए रुख कर लेते हैं जगमगाती अयोध्या नगरी का। राम की नगरी अयोध्या दियों से जगमगा रही है। अयोध्या में आज भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। कार्यक्रम में एक साथ 5.5 लाख दियों को जलाया गया, जो अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इतने दियों के एक साथ जलने से अयोध्या जगमगा उठी। साथ ही यहाँ पे रामचरितमानस का लेजर शो का आयोजन किया गया। लेजर शो से सरयू तट जगमगा उठा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। और इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम, सीता और लक्ष्मण के हेलीकॉप्टर से अयोध्या आगमन पर तिलक लगाकर उनका स्वागत किया। सीएम योगी खुद आरती के साथ सीताराम की उन्होंने अगवानी की। कई विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।
और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 226 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही अयोध्या दीपोत्सव के लिए डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी सरकार राम राज्य की धारणा को साकार कर रही है। राम की परंपरा पर हम सबको गौरव की अनुभूति होती है और सचमुच जब हम अयोध्या की बात करते हैं तो राम राज्य हमारे मनोमस्तिष्क में स्वतःस्फूर्त भाव के साथ आता है। राम राज्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें जाति, मत, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो, जहां पर तीनों प्रकार के तापों यानी तीनों प्रकार के दुखों के लिए कोई जगह न हो, आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, तीनों प्रकार के दुखों के लिए जहां पर कोई जगह न हो, ऐसा राज्य ही राम राज्य कहलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की परंपरा को विश्व पटल पर रखा और भारत एक बार फिर दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है। आज भारत दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित होता हुआ फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो रहा है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के राम राज्य की यही आदर्श अवधारणा आज हम लोग गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के प्रत्येक तबके तक शासन की योजनाओं को लेकर के जा रहे हैं। और आइए अब रुख करते हैं कुछ और अहम खबरों का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद कयासों का दौर खत्म हो गया है। मनोहर लाल खट्टर दीपावली के मौके पर कल दोपहर 2:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का ये लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। कल दोपहर राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री पद के साथ साथ उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली जाएगी। जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री होंगे। बाकी मंत्रिमंडल में किसे शामिल किया जाएगा और किसे नहीं, इस बारे में फिलहाल फैसला किया जाना बाकी है। कल के लिए, कल अर्थात 27 अक्टूबर दीपावली का दिन उन्होंने निमंत्रण दिया है कि शपथ ग्रहण का कार्यक्रम किया जाए और कल दोपहर 1:15 बजे हमने जो गणमान्य व्यक्ति हैं जो कि राजभवन में ही यह शपथ ग्रहण होगा, इसलिए बड़ा कार्यक्रम न करके जो हमारे विधायक, सांसद उनके साथ या पार्टी के हमारे लोग, ऐसे सब लोगों को यहाँ निमंत्रण देकर के बुलाया है। राज्यपाल महोदय ने बुलाया है, 1:15 बजे का निमंत्रण दिया है। 2:15 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होगा, जिसमें मुख्यमंत्री और साथ में उप मुख्यमंत्री, ये शपथ तो अभी से बता दिया गया है। प्रदेश के अंदर एक स्टेबल गवर्नमेंट चले, ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी ने मिलकर लिया है और बेहद खुशी की बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर स्थिर सरकार 5 साल हम मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मुलाकात की। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष 57 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। इनमें बीजेपी के 40, जननायक जनता पार्टी के 10 और 7 निर्दलीय विधायक शामिल हैं। राज्यपाल ने बीजेपी का दावा स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सरकार बनाने का न्योता दिया। राज्यपाल से मुलाकात से पहले चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें मनोहर लाल खट्टर को सर्वसम्मति से बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। इस दौरान बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक रविशंकर प्रसाद और हरियाणा बीजेपी प्रभारी अनिल जैन भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र सरकार में शिवसेना की हिस्सेदारी पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक बुलाई।
शिवसेना ने बीजेपी को 50-50 के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए 2.5 साल शिवसेना और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाने की बात कही है। शिवसेना के प्रताप सरनाइक ने कहा कि उद्धव जी को मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी आलाकमान से लिखित में लेना चाहिए। शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन ने 288 सदस्यों की विधानसभा में से 161 सीटें जीती हैं। बीजेपी और शिवसेना दीपावली के बाद सरकार गठन पर चर्चा कर सकते हैं। पार्टी के नेता आदरणीय अरविंद भाई शाह और मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने इलेक्शन के पहले जो वादा किया था कि दोनों पार्टियों को 50-50 का फॉर्मूला उन्होंने दिया था। कुछ कारण की वजह से 144 सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया। फिर भी ये यूपी हिंदुत्व के मुद्दे पे है, इसलिए ये इलेक्शन हो गया है और यूपी भी अभेद्य रखनी है। तो जो 50-50 का फॉर्मूला, मुख्यमंत्री पद 2.5 साल और बाकी के खातों का बंटवारा जो तय हो गया, वो हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने लिखित स्वरूप में आदरणीय उद्धव जी को देना चाहिए और उसके बाद में ये सरकार स्थापन होगी। और वहीं महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की 30 अक्टूबर को बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होगा। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने ये जानकारी दी है कि बुधवार को विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक होगी। 288 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 105 सीटें हासिल की हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा है कि महाराष्ट्र में जनता ने उन्हें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। सरकार बनाने का विकल्प उनके सामने नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि अगर शिवसेना कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रस्ताव देती है तो उस पर आलाकमान से बात की जा सकती है। उनका तय हो चुका है इलेक्शन के पहले, तो तय हुआ है। उस फार्मूले में खुलकर उन्होंने बात कही है। अब 2.5 साल में रहना है, वो भाजपा मानती है तो 2.5 साल रहेंगे। अगर शिवसेना चाहती है तो 5 साल रहना है, 5 साल भी रह सकते हैं। अब निर्भर करता है उनकी भूमिका पे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अब अंतिम दौर में है और बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर के विकास का दरवाजा खोला है। गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में पूरी तरह शांति है, जबकि कांग्रेस ने आशंका जताई थी कि वहां खून खराबा होगा। अमित शाह ने कांग्रेस पर आतंकवाद के खिलाफ नरम रुख रखने का दावा किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की और देश को सुरक्षित किया है। 370 ને 35 હટાવવાથી કાશ્મીરના વિકાસના રસ્તાઓ ખુલી પડે અને કાશ્મીરની અંદર આતંકવાદીની અંતિમ ઘડીઓ ભણાવવાની શરૂઆત પણ 370 હટાવવાની સાથે કોંગ્રેસના નેતાઓ સંસદની અંદર ભાષણ કરે, લોહીની નદીઓ રક્તપાત થતો। મારા એમને કહ્યું છે કશું નથી થયું ભાઈ, એક પણ ગોળી ચલાવી નથી પડી, એક પણ મૃત્યુ નથી થયું। કાશ્મીર શાંતિથી વિકાસના રસ્તા। और इसी के साथ बुलेटिन में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बदलते दौर में किस तरह से बदल रहा है बीमे का स्वरूप, देखिए मेरे साथ अर्थनीति में शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में इस्पात की मांग में काफी तेजी आई है और भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। टोक्यो में इस्पात एक्सेस कैपेसिटी पर वैश्विक फोरम की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत में इस्पात की मांग इसके क्षमता विस्तार की प्रेरक शक्ति होगी।
उन्होंने कहा कि भारत में तेज गति से आर्थिक विकास और ढांचागत विकास के साथ इस्पात की मांग में वृद्धि हुई है और भविष्य में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हम 2030 तक प्रति व्यक्ति स्टील की खपत 72 किलो से बढ़ाकर 158 किलो करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत 2024 तक 5 ट्रिलियन खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा भारत अगले 5 साल में बुनियादी ढांचे के विकास पर करीब 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने के लिए प्रतिबद्ध है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू अजरबैजान की सफल यात्रा के बाद स्वदेश पहुंच गए हैं। 3 दिन की यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति ने बाकू में आयोजित कूटनिरपेक्ष सम्मेलन में संबोधन में भारत के नजरिए को मजबूती से पेश किया। इसके अलावा उन्होंने कई देशों के नेताओं से मुलाकात की और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की। दिल्ली रवाना होने से पहले उपराष्ट्रपति बाकू में आतिशगाह यानी अग्नि मंदिर देखने गए। 18वीं सदी की इस धरोहर की दीवारों में देवनागरी और गुरुमुखी लिपि में विचार उकेरे गए हैं। ये मंदिर भारत और अजरबैजान के ऐतिहासिक संबंधों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को दिखाता है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर पारंपरिक परिधान में मौजूद बच्चों से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो मोरो से मुलाकात की। इस दौरान आपसी हित के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही रचनात्मक साझेदारी बढ़ाने के लिए साउथ साउथ कोऑपरेशन को आगे ले जाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रपति मादुरो को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई दी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंध और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। अजरबैजान की राजधानी बाकू में गुटनिरपेक्ष देशों के 18वां शिखर सम्मेलन आज खत्म हो गया। कल उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सम्मेलन को संबोधित किया था। उपराष्ट्रपति ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के मंच पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच का दुरुपयोग किया है। गुटनिरपेक्ष देशों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह खुद पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि वो आतंकवाद से सख्ती से निपटे और इसके लिए निर्णायक कार्रवाई करे। ये न केवल उसके खुद के हित में है बल्कि पड़ोसी मुल्कों को भी इससे फायदा होगा और पूरी दुनिया इससे लाभान्वित होगी। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 2030 तक सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर काम कर रही है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के संवर्धन में और करीब 2/3 मानवता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को दुनिया के सामने रखने में अहम भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को प्रारंभ से ही इस यात्रा का हिस्सा बने रहने पर गर्व है। और वर्ल्ड बैंक के ग्रुप प्रेसिडेंट डेविड मालपास 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। उन्होंने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस साल अप्रैल में अध्यक्ष बनने के बाद डेविड मालपास का ये पहला भारत दौरा है। मालपास ने 9 अप्रैल 2019 को विश्व बैंक अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड शुरू करने से लेकर तेल,
गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और रक्षा के क्षेत्र में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर की शाम सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंचेंगे। खाड़ी के इस देश की प्रधानमंत्री की ये दूसरी अहम यात्रा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के शाह से मुलाकात होगी। साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। Prime Minister will have a bilateral meeting with His Majesty the King, where the agreement on the Strategic Partnership Council will be signed. There will also be separate delegation level talks with His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia. Later that afternoon, Prime Minister will be addressing the FII plenary session. This will be followed by a banquet dinner hosted by His Royal Highness the Crown Prince. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, जिसके तहत भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की शुरुआत करना, रुपे कार्ड शुरू करने पर समझौता ज्ञापन और दोनों देशों की ई प्रवास प्रणाली के बीच समन्वय लाने पर समझौता शामिल है। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच पहला नौ सैन्य अभ्यास इस साल के अंत तक शुरू होगा। सऊदी अरब की अरामको कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ में रिफाइनरी में निवेश कर रही है। Are set to finalize and move ahead on the West Coast Refinery in Raigad district of Maharashtra, which will involve investments from Saudi's Aramco, UAE's ADNOC, and Indian public sector oil companies. This will be the single largest greenfield refinery in India. इस दौरे में आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और सऊदी अरब के नेतृत्व के बीच आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिश होगी। Let me assure you that Saudi Arabia has shown understanding on the recent developments vis-a-vis Jammu and Kashmir. And I'm sure that their stand has had a salutary effect on Pakistan. सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से 29 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाले 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भावी निवेश पहल के तीसरे संस्करण को भी 29 अक्टूबर को संबोधित करेंगे और उसी दिन स्वदेश रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी के देश सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति में भारत और सऊदी अरब के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा से लेकर निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में भी अहम समझौते होने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही भारत ये भी उम्मीद कर रहा है कि आतंकवाद और कश्मीर के मामले में जो वैश्विक सोच है वो भी भारत के पक्ष में बनी रहेगी। इस बारे में भी इस दौरे से कुछ खास बातें निकल सकती हैं। दिल्ली में डीके पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री देश दुनिया के साथ सामाजिक और पर्यावरण समेत कई अहम मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का ये 58वां संस्करण होगा। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री ने लोगों से उनके सुझाव देने की भी अपील की थी। रिकॉर्ड हुए कुछ संदेश इस प्रसारण में शामिल किए जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम की पिछली कड़ी में प्रधानमंत्री ने देशवासियों से दिवाली का त्योहार सुरक्षित तरीके से मनाने का आग्रह किया था। साथ ही ये भी कहा था कि त्योहार के मौके पर खुशी भी होनी चाहिए, आनंद भी होना चाहिए और उत्साह भी होना चाहिए। और देश भर में रोशनी के त्योहार दीपावली को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। दुकानों में खरीदारों की भीड़ दिखाई दे रही है, तो वहीं बच्चों में भी दीपावली पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा जा सकता है। हर साल की तरह इस बार भी दियों की दुकानों में भी जमकर खरीदारी हो रही है। दीपावली के मौके पर राजधानी दिल्ली में घरों, बिल्डिंगों और सरकारी इमारतों में खास रोशनी का इंतजाम किया गया है। राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक से लेकर इंडिया गेट और आसपास की सभी इमारतें जगमगा रही हैं।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को दिवाली की बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि दिवाली का त्योहार भारत के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो पूरे देश और दुनिया भर में मनाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से देश की राजधानी दिल्ली में त्योहारों के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाके और खास तौर पर बाजारों में पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान विशेष तौर पर तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस से बातचीत की हमारे संवाददाता विपिन चौहान ने। सुरक्षा व्यवस्था पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डीसीपी साउथ अतुल ठाकुर साहब। सर, किस तरह का डिप्लॉयमेंट क्या हुआ है? फेस्टिवल सीजन है, काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और गृह मंत्रालय का भी अलर्ट दिया हुआ है दिल्ली पुलिस को फेस्टिवल सीज़न के मद्देनज़र हमारे जो दिल्ली पुलिस की तरफ से डिस्ट्रिक्ट में तमाम मार्केट्स और मॉल्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं और हमारी QRTs, ERVs उनको भी हमने असाइन किया है। हमारी प्रखर वैन्स हैं जो वल्नरेबल रूट्स पे पेट्रोलिंग कर रही हैं। उसके अलावा टेनेंट और सर्वेंट वेरिफिकेशन ड्राइव्स भी हमने इंटेंसिफाई कर दिए हैं और हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि ट्रैफिक के साथ जॉइंट अरेंजमेंट्स हम करें ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो और जो फेस्टिविटीज़ हैं वो एक सुरक्षित तौर से वो मना सकें। सर, स्पेशल एक्सरसाइज भी की जा रही हैं लगातार मार्केट्स में और नेबरिंग स्टेट्स के साथ मिलकर। हमारा इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती हैं और अभी रिसेंटली हरियाणा के इलेक्शंस की वजह से भी हमने जॉइंट बॉर्डर पिकेट्स भी डिप्लॉय की थी। उसके अलावा वी आर इन कांस्टेंट टच विद द नेबरिंग स्टेट अथॉरिटीज़ टू इंश्योर कि वहाँ पे भी जो हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी जो हमने सुनिश्चित की है उस प्रकार का हाई अलर्ट वहाँ पे भी जनरेट हो और वहाँ पे भी टेनेंट सर्वेंट वेरिफिकेशन हो और वहाँ की पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशंस करके हम जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ निरंतर एक्शन लें। फेस्टिवल में किसी तरह का कोई व्यवधान जो दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की है उससे नहीं होगा। दिल्ली से कैमरामैन दिलीप के साथ विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। और एक बार फिर से राज्यसभा टीवी के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम अर्थनीति।